नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आपको वो ट्यूनीशिया तो याद ही होगा जिसकी आवाम ने 2011 में पूरे उत्तरी अफ्रीका को हिला कर रख दिया था। माजरा ये था कि देश में व्याप्त गरीबी, भूख, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और तानाशाही से गुस्साए लोगों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बगावत की ये आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें उत्तरी अफ्रीका के देशों से होते हुए अरब देशों तक पहुंच गई थी। देश से तानाशाही को उखाड़ फेंकने की ये क्रांति अरब क्रांति कहलाई। इसे अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति का असर इतना अधिक था कि इसने ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति रहे जिन्हें अल अबिदीन की 23 साल की हुकूमत का खात्मा कर दिया था। ये वही ट्यूनीशिया है जो भूमध्य सागर के दक्षिण और पश्चिमी छोर पर स्थित है और उत्तरी अफ्रीका के रणनीतिक रूप से अहम मगरेब क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के नाम के पीछे की कहानी अरब वासियों ने गढ़ी है। दरअसल ये क्षेत्र होमलैंड ऑफ द अरब्स कहे जाने वाले अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में पड़ता है। इस लिहाज से अरबी भाषा में मगरेब का मतलब ही पश्चिम है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका के कई देश जैसे लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को के साथ साथ वेस्टर्न सहारा और मोरिटानिया के कुछ क्षेत्र आते हैं। दक्षिण पूर्व में लीबिया और पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में अल्जीरिया से घिरे ट्यूनीशिया में अरब क्रांति को घटित हुए लगभग 11 साल बीत गए। इन 11 सालों में इस देश ने काफी बदलाव देखे। सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो अरब क्रांति के बाद यहाँ लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। 2011 में पहला ऐसा आम चुनाव हुआ जो किसी भी तरह की धांधली से मुक्त था। इसके बाद यहाँ के लोगों को बस इंतजार था तो एक नए संविधान का। साल 2014 में ट्यूनीशिया वासियों का ये इंतजार खत्म हुआ। इस साल ट्यूनीशिया लोकतांत्रिक रूप से पहले संसदीय चुनाव का गवाह बना और इसी साल नए संविधान को अपनाया गया। दिलचस्प बात है कि संविधान को अपनाने के 8 सालों के बाद ट्यूनीशिया आज फिर से अपने संविधान की वजह से ही खबरों में बना हुआ है। दरअसल हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने नए संविधान का मसौदा पेश किया। इस मसौदे को पारित करने के लिए आगामी 25 जुलाई को वहां जनमत संग्रह होने वाला है। ऐसे में इस ड्राफ्ट संविधान को लेकर ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों को डर सता रहा है कि नया संविधान देश से संसदीय व्यवस्था को खत्म कर देगा और इससे तानाशाही शासन का मार्ग फिर से प्रशस्त होगा। ऐसे में ये जान लेना जरूरी ही है कि इस प्रस्तावित संविधान के मसौदे में आखिर ऐसा क्या है जिसने देश की जनता को भयभीत कर रखा है। असल में आगामी दिसंबर माह में ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। यदि ये संविधान पारित हो जाता है तो इससे वहां के राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां हासिल हो जाएंगी। राष्ट्रपति को सरकार और संसद को संचालित करने का अधिकार मिल जाएगा। मसौदे के मुताबिक ट्यूनीशिया सरकार राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होगी, ना कि संसद के। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को मसौदा कानून पेश करने, संधियों को प्रस्तावित करने, बजट का प्रस्ताव तैयार करने, सरकार में मंत्रियों को नियुक्त करने अथवा बर्खास्त करने के साथ साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की पूरी जिम्मेदारी होगी। और तो और उन्हें संसद को भंग करने का अधिकार भी होगा और वो सशस्त्र बलों के प्रमुख भी होंगे। राष्ट्रपति 5-5 सालों के हिसाब से 2 बार के कार्यकाल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि उन्हें लगता है कि देश को किसी तरह का खतरा है तो उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। इससे देश में एक तरह से राष्ट्रपति का सिस्टम स्थापित हो जाएगा जो 2011 की क्रांति के बाद अपनाए गए संसदीय प्रणाली को उलट देगा। इसके अलावा संविधान का मसौदा इस्लाम को राज्य के धर्म के तौर पर स्थापित नहीं करेगा। पुराने संविधान में कहा गया था कि इस्लाम उसका धर्म है और अरबी उसकी भाषा है। नए मसौदे में राज्य यानी स्टेट और राष्ट्र यानी नेशन के धर्म को अलग अलग रखा गया है। अरबी भाषा में उम्मा को राष्ट्र के रूप में इंगित किया जाता है। मसौदे के तहत एक राज्य के तौर पर ट्यूनीशिया का राजकीय धर्म इस्लाम नहीं होगा, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर उसका धर्म इस्लाम होगा। अब सवाल है कि यदि इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पारित कर दिया जाता है तो ट्यूनीशिया के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ट्यूनीशिया वासी नए मसौदे का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह बीते कुछ सालों में राष्ट्रपति सैयद द्वारा लिए गए मनमाने निर्णय हैं। दरअसल सैयद बीते 1 साल से सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जुलाई 2021 में उन्होंने सरकार के कई लोगों को बर्खास्त किया। संसद को भंग करने के साथ साथ 2014 में अपनाए गए संविधान को भी हटा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने का हवाला देते हुए
उन्होंने लगभग 50 से अधिक जजों को बर्खास्त किया। ये ऐसे जज थे जिन पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार और आतंकवादियों को शह देने का आरोप लगा था। उन्होंने न्यायाधीशों की स्वतंत्रता से जुड़ी सर्वोच्च न्यायिक परिषद को भी भंग कर दिया। इतना ही नहीं, देश के शीर्ष न्यायिक संगठन को नियंत्रित करने के मकसद से एक नई अस्थायी न्यायिक परिषद की स्थापना करने का भी आदेश जारी किया। इस आदेश को जारी करने के पीछे की उनकी मंशा खुद को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना था। ऐसे में उनके इस कदम से ट्यूनीशिया वासियों को डर सता रहा है कि जिस निरंकुश शासन से उन्होंने 2011 की अरब क्रांति के जरिए काफी मशक्कत से छुटकारा पाया था, कहीं वो शासन ही फिर से स्थापित ना हो जाए। वैसे भी बीते कुछ सालों से ट्यूनीशिया की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। ये देश मुद्रास्फीति, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इस वजह से ट्यूनीशिया वासियों में पहले से ही रोष व्याप्त है। संविधान के नए मसौदे ने इस चिंगारी को और बढ़ा दिया है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में ट्यूनीशिया एक गहरे राजनीतिक संकट से गुजर सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ये परिस्थितियां ट्यूनीशिया में फिर से कोई अरब क्रांति तो नहीं ले आएंगी, या फिर ट्यूनीशिया के लोग इस संकट से निपटने के लिए कोई और रास्ता इजाद करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, क्या ट्यूनीशिया का नया संविधान अरब क्रांति के मूल्यों के विपरीत है? विवेचना कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।